कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नया चैप्टर में नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यानी पौधे में ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है उसको हम लोग देखेंगे और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, यदि आप वीडियो को नए वॉच करते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चों तक पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो ट्रांसपोर्ट आखिर होता क्या है। तो इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें फ्लावरिंग प्लांट में आप ये देखिएगा कि सब्सटेंस जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, ट्रांसफ़र होना आवश्यक होता है, ट्रांसपोर्ट होना आवश्यक होता है। ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है किसका, वाटर का हो सकता है, मिनरल का हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स का हो सकता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का हो सकता है और कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जिसका ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि जो डिस्टेंस कौन सब्सटेंस कितना ट्रांसफ़र मतलब ट्रैवल कर रहा है उसके बेसिस पे इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग टू पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला जो है वो हम लोग देखेंगे वो है शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो थोड़ा दूर तक ट्रांसफ़र होगा और कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो कि लंबे डिस्टेंस तय करेगा, उसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लें, उसके बाद जो है वो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में आप ये देखिएगा कि ओवरऑल ये डिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस जो मूव करेगा किसके थ्रू, तो या तो डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेगा एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के कारण ये सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। तो ये मूवमेंट जो होगा वो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट के अंदर आएगा। इसमें आप ये देखेगा कि जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब ये हुआ कि जो सपोर्ट किया जाता है और ये साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी जो है वो सपोर्ट किया जाता है किसके थ्रू, तो ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट्स जो होगा इसमें वैस्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व होगा। वैस्कुलर टिश्यू कहने का अर्थ ये हुआ कि जाइलम और फ्लोएम जो होगा इसमें जो नहीं सॉरी शॉर्ट डिस्टेंस जितने भी ट्रांसपोर्ट होगा उन सारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में ये वैस्कुलर टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने जा रहा है, यानी इसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा। वैस्कुलर टिश्यू कहने का अर्थ ये हुआ कि जो जाइलम और फ्लोएम का रिक्वायरमेंट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होगा वो लंबे डिस्टेंस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाएगा और इस प्रोसेस में आप ये देखिएगा कि जो वैस्कुलर सिस्टम जो है उसका यूज़ किया जाएगा, यानी जाइलम और फ्लोएम का यूज़ जो है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि जो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जो आप देखे थे कि जो ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का यूज़ किया गया था, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ओवरऑल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होगा वो सब्सटेंस जो होगा वो मूव करेगा किसके थ्रू, तो बाय बल्क
फॉलो के थ्रू या मास फॉलो के थ्रू जो है सब्सटेंस मूव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शंस क्या है, इसके बारे में देख लें। तो इसमें आप ये देखिएगा जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होंगे उस फ्लावरिंग प्लांट में जो है कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक होता है, यानी बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी और उसका मूवमेंट जो होगा वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है। प्रत्येक ऑर्गन्स जो होता है वो रिसीव करता है कुछ सब्सटेंस को और क्या करता है वो दूसरे ऑर्गन को ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो रूटेड प्लांट्स जो भी हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल को जाइलम के थ्रू, और ये आवश्यक होता है कि ये मूवमेंट जो होगा वो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि और ये देखिएगा कि जो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होगा और रूट से स्टेम की ओर ये मूवमेंट होने जा रहा है। वहीं आप देखिएगा कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स और मिनरल्स जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा मल्टी डायरेक्शंस में, इसका ट्रांसपोर्ट होगा। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ, ट्रांसपोर्ट्स जो है वो 2 टाइप्स का होगा, एक जो है वो सिंपल डिफ्यूजन्स और दूसरा जो है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लें सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। तो सिंपल डिफ्यूजन में आप ये देखिएगा कि इसमें जो है वो मूवमेंट होगा आयन या कोई भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स हो गया, ऑफ सॉलिड का हो गया, लिक्विड्स का हो गया और गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जो है हाई कंसंट्रेशन एरिया या रीजन्स कहिए, वहाँ से वो मूव करेगा लो कंसंट्रेशंस एरिया या रीजन्स में मूवमेंट होगा। और ये मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड न हो जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। नेक्स्ट आप ये देखिएगा कि जो कुछ फीचर्स हैं डिफ्यूजन्स के, तो उसे हम लोग देख लें। तो फीचर्स ऑफ डिफ्यूजन्स में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं कि ये डिफ्यूजन्स जो होगा वो एक डाउन हिल प्रोसेस है, यानी कि पैसिव प्रोसेस है। पैसिव कहने का अर्थ ये हुआ कि इस प्रोसेस में आपको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होने जा रहा है। एनर्जी कहने का मतलब ये हुआ कि पौधे जो या एनिमल्स जो एनर्जी यूज़ करते हैं, मतलब एटीपी के फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये हुआ कि एटीपी का यूज़ नहीं होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये मूवमेंट जो होगा वो रैंडम काइनेटिक मोशन के कारण ये मूवमेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि ये डिफ्यूजन प्रोसेस जो होगा वो बिल्कुल ही स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ड्राइविंग फोर्स जो होगा इस डिफ्यूजन के लिए वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, और ये जो होगा वो डिपेंडेंट होगा किसमें, लिविंग सिस्टम में ये डिफ्यूजन जो होगा वो डिपेंडेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ये डिफ्यूजन्स जो होगा वो नॉन सेलेक्टिव प्रोसेसेस होंगे, और ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेसेस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आप ये देखिएगा कि ये जो होगा वो सेंसिटिव होगा टू इनहिबिटर के लिए, ये सेंसिटिव नहीं होने जा रहा है। जितने भी इनहिबिटर होगा उसके लिए ये सेंसिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अब ये देख लेते हैं कि जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। तो सबसे पहले हम जो फैक्टर हम लोग देखने वाले हैं वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरह से अफेक्ट करता है डिफ्यूजन को, अब हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो आप इसमें ये देखिएगा कि डिफ्यूजन और सब्सटेंस जो होगा वो जो होता है हाई कंसंट्रेशन रीजन से
लो कंसंट्रेशन रीजन की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स, वो है एबिलिटी ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, यानी नेक्स्ट जो फैक्टर है ये भी जो है इफ़ेक्ट करता है कि मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या है, इस बात पर भी जो है डिफ्यूजन डिपेंड करता है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कितना है, यानी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो ज़्यादा होगा, और यदि मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ही कम हो गई तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, बहुत ही स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, तो इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जो यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो सिंपली आप जानते हैं कि जो सॉल्यूशंस का जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज हो जाएगा हीट के कारण। तो हीट के कारण जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर जाएगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज करने की वजह से मॉलिक्यूल्स में रैंडम वेलोसिटी आ जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो अफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है प्रेशर। अब हम लोग ये देख लें कि जो प्रेशर किस तरीके से जो है डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है, तो उसके बारे में आप ये देखिएगा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी ये हुआ कि जो प्रेशर यदि बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी प्रेशर बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन्स भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और यदि प्रेशर को डाउन कीजिएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन्स भी जो होगा वो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी किस तरह इफ़ेक्ट करता है, तो आप सिंपल ही जानते हैं कि जो यदि सबस्टेंस कोई भी जो है उसका यदि डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, यानी ऑल ओवर मास इंक्रीज करने जा रहा है, तो जो भी भारी सबस्टेंस होगा वो कम ही डिस्टेंस तय करेगा। यदि आप गैसेस स्टेट पढ़े होंगे तो गैसेस स्टेट में एक लॉ है डिफ्यूजन और इफ्यूजन करके, जो कि ग्राहम्स के द्वारा दिया गया था। वो लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है किसी भी पार्टिकल का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ डेंसिटी के या मास के। ये लॉ आप पढ़े होंगे, या इसी को आप मॉडिफाइड करके डेंसिटी की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो रूट अंडर में आप डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। यानी मास इंक्रीज करेगा तभी जो है रेट डिक्रीज करने जा रहा है, यदि सबस्टेंस का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तभी भी उस सबस्टेंस का जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिक्रीज करने जा रहा है। तो ये कंक्लूजन्स यहाँ से ये निकला कि जो यदि डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, और यदि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो भी जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप हम लोग देख लेते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा सबसे ज़्यादा होगा किस में, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होने जा रहा है गैसेस में, उससे कम होगा लिक्विड में, और सबसे कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो वो है सॉलिड। और नेक्स्ट में आप यदि इस तरीके से देखना चाहते हैं कि सबसे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा, इसी को उल्टा करके ऐसे बोल सकते हैं कि जो सबसे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो गैसेस के अंदर हो, नहीं सॉरी सॉलिड के अंदर हो रहा है, और उससे थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो लिक्विड के अंदर होगा, और सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो किसके अंदर होगा, तो गैसेस के अंदर होने जा रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसका यानी इसका कंक्लूजन्स क्या निकला। इसका कंक्लूजन्स ये आया कि जो डिफ्यूजन जो है वो
डिफ्यूजन जो होगा ऑब्वियस गैस और लिक्विड में होने जा रहा है। नेक्स्ट जो है सॉलिड में जो डिफ्यूजन्स होगा वो बहुत ही कम या नेग्लिजिबल कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन्स होगा। यही चीज़ें यहाँ पे बोला है कि डिफ्यूजन इन अ सॉलिड रादर देन सॉलिड इज मोर लाइकली, बहुत ही कम चीज़ें ये देखा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हम लोग देखने वाले हैं कि साइज ऑफ पार्टिकल। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो साइज ऑफ पार्टिकल कैसे जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो वहीं से ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से आप देखे थे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था डेंसिटी के। और डेंसिटी की आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी को लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, या और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होंगे गैसेस मॉलिक्यूल्स उसको आप क्या मानते हैं, जनरली स्फीयर मानते हैं। और स्फीयर का डेंसिटी आप यदि लिखेंगे तो सॉरी हाँ स्फीयर की यदि आप वॉल्यूम लिखिएगा तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, यानी पाई आर क्यू हो जाएगा। यानी रेट जो है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो उस मॉलिक्यूल की साइज़ कितना है। यदि साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है अल्टीमेटली डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल से। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इस डिफ्यूजन का एप्लीकेशंस क्या है, इसके बारे में देख लें। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन्स को आप का एप्लीकेशंस ये है कि डिफ्यूजन्स जो है वेरी इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है, जिसकी वजह से प्लांट में जो है ओनली मीन्स गैसेस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है विद इन अ प्लांट बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देख लें कि जो मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस जो होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल से अनदर पार्ट ऑफ सेल्स जो होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो सेल टू सेल मूवमेंट जो होगा पार्टिकल का वो भी जो है वो डिफ्यूजन के तहत ही होता है। नेक्स्ट आप ये देखिएगा कि जो मूवमेंट जो होगा फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीफ से आउटसाइड जो होगा डिफ्यूजन, वो भी डिफ्यूजन पार्टिकल का वो भी डिफ्यूजन के तहत ही होता है। यानी लोअर वाटर वेपर जब होता है तो ट्रांसपायरेशन के तहत ये देखा जाता है। अब हम लोग देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इसमें आप ये देखिएगा कि जो इसमें भी जो है वो आपको इसमें आप ये देखिएगा कि ये डिफ्यूजन जो होगा वो अक्रॉस मेम्ब्रेन, ये डिफ्यूजन्स जो होगा वो मेम्ब्रेन डिपेंडेंट डिफ्यूजन्स होता है। यानी सॉलेबिलिटी जो होगा वो डिपेंड करेगा ये जो है वो डिपेंड करने जा रहा है लिपिड इज मोर स्ट्रक्चरली कंस्टिट्यूएंट में। और जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं वो मैक्सिमम पार्ट्स उसमें क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। और ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, जो सेल पर थे उसमें देख लिए थे। नेक्स्ट आप ये देखिएगा कि जो सबस्टेंस का सॉल्युबिलिटी जो होगा उस लिपिड में ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन रेट जो होगा उस सबस्टेंस का ज़्यादा होने जा रहा है। और ये डिफ्यूजन जो होगा वो सिंपल डिफ्यूजन होगा। लेकिन यदि सबस्टेंस जो होगा वो यदि हाइड्रोफिलिक नेचर का हो गया तो उसका डिफ्यूजन्स जो होगा वो मेम्ब्रेन के क्रॉस वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, इसको दूसरे शब्द में इस तरह से कह सकते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस विथ हाइड्रोफिलिक जो होगा वो मोटिलिटी फ्रॉम रीजन्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया में वो
हो जाएगा किसके थ्रू, तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ये डिफ्यूजन्स होगा। नेक्स्ट आप ये देखिएगा कि साइट कौन सा होगा फैसिलिटी डिफ्यूजन्स के लिए, तो इसके लिए जो साइट होता है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन या जो है वो टनल प्रोटीन जो होता है इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग फीचर्स ऑफ डिफ्यूजन्स के बारे में देख लें। तो फीचर्स ऑफ डिफ्यूजन के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो पहला फीचर्स आप ये इसमें देखिएगा कि ये डिफ्यूजन्स जो होगा वो डाउन हिल प्रोसेस होता है, यानी पैसिव प्रोसेस होगा, यानी इसमें जो होगा वो एनर्जी की कंजम्पशन नहीं होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा जो ड्राइविंग फोर्स जो होता है इसका इस डिफ्यूजन फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स का वो भी जो होगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने जा रहा है। नेक्स्ट आप ये देखिएगा कि जो डिपेंड करेगा ये किस पे, लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करने जा रहा है, यानी फॉर मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए ये लिपिड प्रोटीन पे ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में आप ये देखिएगा कि जो ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स जो है वो नहीं होता है नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन रीजन्स की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देखें कि जो ट्रांसपोर्ट रेट जो होता है वो रीच करता है मैक्सिमम जब प्रोटीन ट्रांसपोर्ट जो होता है यूज किया जाता है उस समय, और ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि जो सेंसिटिव होगा ये इनहिबिटर के प्रति, और ये रिएक्ट कर जाएगा प्रोटीन साइड चेन जो होगा उससे ये रिएक्ट कर जाएगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसका वो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स जो होगा वो वेरी स्पेसिफिक होने जा रहा है, लेकिन डिफ्यूजन देखे थे कि वो नॉन स्पेसिफिक था, लेकिन ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है वो वेरी स्पेसिफिक है, यानी अलाउ करता है सेल टू सेलेक्टेड सब्सटेंस जो होगा उसी का जो है मूवमेंट होने जा रहा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स के लिए। और इसका एग्जांपल जब आप डाइजेशंस पढ़ेंगे तो फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स के थ्रू होता है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ख़ास तरह के प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन जो कि इसके डिफ्यूजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स के बारे में हैं। तो ये कौन कौन से फैक्ट हैं आप ये इसमें हम लोग सबसे पहला फैक्ट जो देखने वाले हैं कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होगा यानी चैनल प्रोटीन वो डू नॉट स्टेप ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के स्टेप अप नहीं होता है। मोस्टली जो होगा ये मोस्ट रेयरली जो होगा वो प्रेजेंट होगा फॉर अ मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूजन इवन अ फैसिलिटेड बाय प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन यदि नहीं रहेगा तो डिफ्यूजन्स की रेट जो हो बिल्कुल डाउन हो जाएगा सब। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं चैनल जो कि अलाउ करते हैं वाइल अदर्स जो होता है वो कंट्रोल करता है इस डिफ्यूजन्स को। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में आप ये देखिएगा कि ये प्रोटीन जो होता है वो चैनल लाइक प्रोटीन्स होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि अलाउ करता है अप टू द साइज स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो उसको पास करते हैं इस मेम्ब्रेन से, और जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होगा उसको रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो प्लांट में बल्क मूवमेंट होता है वाटर का वो इसी के थ्रू होता है। आपको वाटर चैनल होता है और ये वाटर चैनल जो है वो बना हुआ होता है किसका,
तो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, इससे ये चैनल बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है पैसिव। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो टाइप ऑफ, ये कितने तरह के डिफ्यूजन्स होंगे उसको हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग ये देख लें कि जो अब हम लोग देख लेते हैं पैसिव सिम्पॉट, एंट्रीपॉट और यूनिपॉट के बारे में। यानी ये क्या होता है इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जो कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्रोटीन जो कि अलाउ करता है प्रोटीन के द्वारा, और ये भी फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स है। और ये 2 टाइप के होते हैं मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें मूव करते हैं एक साइड से दूसरे साइड की ओर। यदि सिम्पॉट में हम लोग ये देखेंगे, सिम्पॉट में आप ये देखिएगा कि जो यदि 2 मॉलिक्यूल्स जो है मूव करेगा मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक ही डायरेक्शंस में, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्पॉट्स कहते हैं। एंटीपॉट में आप ये देखिएगा कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शंस में होने जा रहा है। यानी इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, यदि ये मेम्ब्रेन्स है और इस साइड से ए है और इस साइड से बी प्रेजेंट है, तो यदि एक इस साइड में ऐसे गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिपॉट कहेंगे, ठीक है। और यदि सब्सटेंस का मूवमेंट ऐसे हो रहा है और बिल्कुल ऐसे हो रहा है, तो ऐसे इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एंटीपॉट। और दूसरा है यूनिपॉट। यूनिपॉट के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन, और ये इंडिपेंडेंट होगा अदर मॉलिक्यूल से। यानी एक ही डायरेक्शंस में 2 मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होगा, यानी 2 टाइप का मॉलिक्यूल्स जो होगा एक ही डायरेक्शंस में मूव करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग यूनिपॉट कहने जा रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे जिसको इस फिगर्स के थ्रू दिखाया गया है। देख लीजिए ये यूनिपॉट हो गया, एक ही डायरेक्शंस में एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक डायरेक्शंस में मूव करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिपॉट कहेंगे। एंटीपॉट्स यदि दोनों डायरेक्शंस में मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा तो उसे हम लोग एंटीपॉट्स कहेंगे। और सिम्पॉट्स कहेंगे, यानी 2 टाइप का मॉलिक्यूल्स जो है वो एक ही डायरेक्शंस में मूव करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग सिम्पॉट कहने जा रहे हैं। और ये जो है वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स में देखा जाता है, जिस तरह से इसको प्रीवियस फिगर्स में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जितने होंगे वो जो होगा वो एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स का होगा, उसे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें आप ये देखिएगा कि जो ये ट्रांसपोर्ट पंप जो होता है सब्सटेंस को लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशंस एरिया जो है ये ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और ये जो होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्रॉस होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि प्रोटीन पंप्स जो होगा इसमें यूज़ करेगा एनर्जी को कैरी करने के लिए, यानी सब्सटेंस का मूवमेंट जो होगा अक्रॉस मेम्ब्रेन्स उसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अब इसका फीचर्स क्या क्या है इसके बारे में आप ये देखिएगा कि ये मूवमेंट्स जो होगा वो अप हिल मूवमेंट होने जा रहा है, यानी एक्टिव प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान जो होगा वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ने जा रहा है। बिकॉज इस प्रोसेस में जो होगा एक्सपेंडिचर्स होगा एनर्जी का, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अप हिल प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट जो है अब हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, तो ड्राइविंग फोर्स जो होगा इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट का वो क्या होगा, तो एटीपी होने जा रहा है। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा वो कॉज होगा किसके थ्रू, तो नेट ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया टू द हाई कंसंट्रेशन एरिया। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये जो होगा वो डिपेंड करेगा लिविंग सिस्टम के ऊपर।
इससे पहले जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स देखे थे यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट देखे थे, वो सारा का सारा था वो लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता था, बट ये जो है वो डिपेंड करता है फॉर प्रोटीन पंप एंड एटीपी के लिए ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है अब हम लोग इसके पॉइंट्स जो देखने वाले हैं वो है यदि ट्रांसपोर्ट रेट जो होगा इसमें रीच करेगा मैक्सिमम जब प्रोटीन्स जो होगा ट्रांसफ़र करेगा व्हेन यूज़ के दौरान, तो जब सेचुरेशन हो जाएगा उसके तब। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा वो सेंसिटिव होगा किसके थ्रू, किसके प्रति, तो इनहिबिटर के प्रति ये जो होगा वो सेंसिटिव होगा, यानी इसमें जो होगा वो मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा किसके थ्रू, तो प्रोटीन साइड चेंज जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उससे वो रिएक्ट कर जाएगा मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये जो होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा वो वेरी स्पेसिफिक होने जा रहा है, क्योंकि ये अलाउ करता है सेल्स टू सेल सेलेक्टेड सब्सटेंस को, इसलिए ये प्रोसेस जो होगा वो बिल्कुल एक्टिव होने जा रहा है या सेलेक्टिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, तो कंसंट्रेशंस ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट और एनर्जी कंजम्पशंस के बारे में ये टेबल दिया गया है, इसके बारे में देख लें। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो इसमें कुछ प्रॉपर्टी दिया गया है और इसमें जो है सिंपल डिफ्यूजन और ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिया गया है। तो पहले प्रॉपर्टी जो दिया गया है इसमें रिक्वायर्ड पड़ता है स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। सिंपल डिफ्यूजन्स में कोई भी मेम्ब्रेन स्पेशल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, लेकिन यूँ ही आप फैसिलिटेड डिफ्यूजन में देखिए तो उसमें रिक्वायरमेंट पड़ता है। नेक्स्ट जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी मेम्ब्रेन स्पेसिफिक खास तरह का मेम्ब्रेन्स की रिक्वायरमेंट पड़ता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो हाईली सेलेक्टिव जो भी प्रोसेस होगा उसमें भी ये यदि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है तो उसमें भी कोई डी मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं होने जा रहा है, लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स देखिएगा इसमें मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट पड़ता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा उसमें भी जो होगा ये भी जो होगा वो हाईली सेलेक्टिव होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट सेच्योर के बारे में। तो ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स जो होगा वो ट्रांसपोर्ट सेच्योर नहीं होने जा रहा है, लेकिन आप फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स के बारे में देखिएगा तो ये जो होगा वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स जो होगा वो ट्रांसपोर्ट सेच्योर होने जा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो भी जो है ट्रांसपोर्ट सेच्योर होने जा रहा है। नेक्स्ट अब देखिएगा सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। तो सिंपल डिफ्यूजन्स जो होगा वो अप हिल प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन के देखिएगा तो ये भी अप हिल प्रोसेस होगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा वो भी अप हिल प्रोसेस होने वाला है। नेक्स्ट एटीपी की रिक्वायरमेंट, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन्स में जो है एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, बट फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स में भी देखिएगा तो एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप यदि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ता है। और हार्मोनल कंट्रोल में आप ये देखिएगा कि जो सिंपल डिफ्यूजन्स के थ्रू जो है हार्मोनल कंट्रोल नहीं किया जाता है, बट फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू हार्मोनल का कंट्रोल किया जाता है, जो कि ये स्पेसिफिक होता है। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसके भी थ्रू जो है वो हार्मोन का कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लें इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर के प्रति। तो ये सिंपल डिफ्यूजन्स में देखिएगा तो ये जो होगा इफेक्ट नहीं करेगा इनहिबिटर्स को, लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स जो होगा वो इनहिबिटर को इफेक्ट करेगा। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये भी जो है इनहिबिटर को अफेक्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग देखें किसके बारे में, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशंस के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है वाटर जो होगा वो बहुत ही जो होता है वो एसेंशियल होता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए प्लांट में।
जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता है उसके लिए वाटर्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर उसमें सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है। वाटर्स जो है वो गुड सॉल्वेंट होता है एंड प्रोवाइड करता है मीडियम्स जिसमें कि डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स से डिजोल्व होते हैं और सस्पेंडेड होते हैं। सम एग्जांपल्स दिया गया है और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है वाटर के बारे में। आप ये देखिएगा कि जो वाटर मेलन्स जो होता है उसमें 92% वाटर होते हैं। नेक्स्ट जो है जितने भी हार्बिवोरस प्लांट होगा उस प्लांट में आप देखिएगा कि जो 85 to 90% जो होगा वो वाटर होने जा रहा है, यानी बचे हुए जो है 10 से 15% जो बचा उसमें ही जो है आपको फ्रेश वेट या ड्राई वेट कहिए वो प्लांट का होगा, यानी उतना ही परसेंट फ्रेश वेट और ड्राई वेट होने जा रहा है। बाद बाकी जितना भी परसेंट बचा 85 to 90% वो सारा का सारा वाटर होने जा रहा है। नेक्स्ट जो आप ये इसमें ये देखें कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर जो होगा विद इन अ सेल विद इन अ प्लांट जो होगा वो वेरी करेगा। वुडी पार्ट में जो होगा वो रिलेटिवली कम वाटर पाया जाएगा, वाइल जितना भी सॉफ्ट पार्ट होगा प्लांट का उसमें वाटर कंटेंट्स जो होगा वो ज़्यादा होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लें तो सीड जो होगा वो सीड्स जो होगा वो ड्राई होगा तो वाटर बहुत ही कम अमाउंट में होने जा रहा है उसके अंदर। अदरवाइज यदि सीड्स जो होगा लिविंग होगा तो उसमें रेस्पिरेशंस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, इसमें वाटर उसमें जो होगा वो प्रेजेंट होगा बहुत ही कम अमाउंट में। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है मैच्योर कॉर्न प्लांट में। आप ये देखिएगा कि ये जो वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है वो 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे जो है ये एब्जॉर्व करता है। यहीं आप मस्टर्ड प्लांट को देखिएगा तो वो ऑब्जर्व करता है इक्वल टू वाटर देयर वेट 5 आवर में। जितना उसका वेट है उसके अनुसार जो है वो 5 आवर में उतना वाटर को जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टम्स जो होगा ये 4 टाइप का होता है। पहले हम लोग देख लें परमिएबल के बारे में, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के बारे में। तो परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में आप ये देखिएगा कि ये मेम्ब्रेन्स जो होगा वो अलाउ करेगा किसको, तो बोथ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अपने से आर पार जाने के लिए अलाउ करेगा परमिएबल मेम्ब्रेन्स। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा प्राइमरी सेल वॉल्स जो होगा प्लांट का वो इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो है अलाउ करेगा और सब्सटेंस जो कि इसमें डिज़ोल्व होगा उसी सब्सटेंस को ये अलाउ करने जा रहा है, और यदि डिज़ोल्व नहीं होगा तो उसे अलाउ नहीं करेगा। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा एनिमल्स का यूरिनरी ब्लैडर्स हो गया इसका एग्जांपल्स, सेलोफिन्स हो गया, कॉपर साइनोफेराइट्स मेम्ब्रेन्स जो होगा वो इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, और ये परमानेंट पेपर्स जो हो गया पेरेन्काइमा पेपर्स जो होगा वो इसका एग्जांपल्स होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लें सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन इसी को कहते हैं। तो इसके बारे में आप ये देखिएगा कि ये मेम्ब्रेन जो है अलाउ करता है कुछ सब्सटेंस को, सेलेक्टिव सब्सटेंस जो होता है उसको ये अलाउ करता है जो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। उसका एग्जांपल्स हो जाएगा कौन सा था, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा टोनोप्लास्ट, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा ऑर्गेनेल जो भी है उसका ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन्स जो है वो इसका
एग्जाम्पल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले वो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में आप ये देखिएगा कि ये ऐसे मेम्ब्रेन्स होगा वो नाइदर अलाउड, ना ही तो सॉल्यूट को जाने देगा ना ही तो सॉल्वेंट को जाने देगा। ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहेंगे। और ये मेम्ब्रेन्स जो होगा वो इसका एग्जाम्पल्स कॉर्क हो जाएगा, क्यूटेनियस सेल वॉल्स जो होगा एपिडर्मिस पे पाया जाता है कुछ लीव्स में, हाइड्रोफाइट्स, तो वो इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा। पॉलीटेनिक ग्लास जो होगा वो इसका एग्जाम्पल्स है, प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देख लें टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशंस जो होगा वो 3 तरह का होता है। पहला जो है वो हाइपरटोनिक और दूसरा जो है वो हाइपरटोनिक और तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लें। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में आप ये देखिएगा कि जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इसमें कंसंट्रेशंस जो होगा वो ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशंस है उससे कई गुना ज़्यादा जो होगा आउटर मीडियन में यदि सॉल्ट का कंसंट्रेशंस हुआ तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख लें हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो आउटर इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल सॉल्यूशंस जो होगा वो बिल्कुल डाइल्यूट होने जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू शेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सॉल्यूशंस है उसमें, उसके रिस्पेक्ट में। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहेंगे। यानी वाटर के अमाउंट में यदि डिफ़ाइन करें तो वाटर के अमाउंट में इस तरह से डिफ़ाइन किया जाएगा कि आउटर मेम्ब्रेन्स में जो भी सॉल्वेंट है ये यानी सॉल्यूशंस है, उस सॉल्यूशंस में देखिएगा कि जो वाटर का कंसंट्रेशंस जो होगा वो ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू जो सेल के अंदर जो सॉल्यूशंस है उसमें वाटर का कंसंट्रेशंस जो होगा वो कम होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहने का ही सिंपल मतलब हुआ कि जो जितना सॉल्ट ऑफ कंसंट्रेशन सेल के आउटसाइड है उतना ही सॉल्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो है सेल के इनसाइड होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहेंगे। यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस जो होगा दोनों तरफ यानी आउटर साइड और इनर साइड जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस में आप ये देखिएगा कि ये टर्म कॉइंट किया गया था किसके थ्रू? तो ये टर्म कॉइंट किया गया था नॉयल्ट के थ्रू, ये टर्म कॉइंट किया गया था। नेक्स्ट आप हम लोग देख लें ऑस्मोसिस के बारे में। आप ये देखिएगा कि जो ऑस्मोसिस टर्म्स जो है प्रेफर करता है स्पेसिफिकली डिफ्यूजन्स ऑफ वाटर अक्रॉस डिफरेंशियली और या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। कुछ स्पेशल फैक्ट हैं ऑस्मोसिस के बारे में। सबसे पहला फैक्ट जो हम लोग देखेंगे, ये ऑस्मोसिस जो है एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये जो होगा वो स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्सिबल होगा और टू ड्राइविंग फोर्स के क्रॉस। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो होगा नेट डायरेक्शंस जो होगा और रेट ऑफ ऑस्मोसिस जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पे? तो रेट ऑफ ऑस्मोसिस जो होगा वो डिपेंड करने जा रहा है कि बोथ प्रेशर ग्रेडियंट कितना है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, इस बात पे जो होगा वो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अब हम लोग देख लें तो वाटर विल जो है मूव करेगा हाई केमिकल पोटेंशियल्स या कंसंट्रेशंस कह लीजिए, जहाँ से लोअर वाटर पोटेंशियल है या लोअर केमिकल पोटेंशियल है उस तरफ जो है वाटर का मूवमेंट होगा। जब तक इक्विलिब्रियम ना रीच कर जाए तब तक जो होगा वो मूवमेंट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देख लें कि जो इक्विलिब्रियम जो होगा वो 2 चैम्बर के बीच में रीच करेगा जब तक इस वाटर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, तब तक जो है
वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड दोनों के बीच में नहीं करने जा रहा है। नेक्स्ट, अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देख लें। तो ऑस्मोटिक प्रेशर्स के बारे में आप ये देखिए, ये टर्म जो है क्वाइंट किया गया था, वो प्रीफर के थ्रू ये टर्म क्वाइंटेड किया गया था। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग प्रेशर जो होगा डेवलप्ड करेगा किसके थ्रू, तो ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशंस यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तब व्हेन दिस सॉल्यूशन डिपेंड करेगा फ्रॉम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस और सॉल्वेंट, इसका मतलब यह कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर्स जो हो वो डिनोटेड किया जाएगा किसके थ्रू, तो पाई के थ्रू डिनोट किया जाएगा, और इसका एक्सप्रेशन के थ्रू ये दिखाएगा पाई बराबर CiCRT। आई जहाँ पे है डिनोट करता है किसको, तो ये आई डिनोट करता है ये आयन का कांस्टेंट को, और ये C क्या है, कंसंट्रेशन है, और ये R जो है वो गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 0.82 मोल पर मॉलिक्यूल्स होगा, और ये T जो है वो गैस का टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया गया है, ये इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है सम फैक्ट दिया गया है ऑस्मोसिस के बारे में। तो पहला फैक्ट ये है ऑस्मोसिस के बारे में कि ये जो होगा फंक्शंस ऑफ सॉल्यूशंस जो वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होने जा रहा है, और सम सॉल्यूट कंसंट्रेशंस ग्रेडियंट विल भी जो होगा वो प्रेशर रिक्वायर करने जा रहा है टू प्रिवेंट डिफ्यूजन्स के लिए। नेक्स्ट जो है आप ये देखिएगा कि जो न्यूमेरिकली जो है इसको इस तरीके से डिनोटेड किया जाता है, ये प्रेशर जो होगा इक्वल हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर्स के, और ये सॉल्यूशंस जो होगा सॉलिड का, और ये सिग्निफिकेंट तो होगा अपोजिट, यानी साइन जो होगा इसमें वो अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में देख लें कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का वो ज़्यादा होने जा रहा है किससे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखेंगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो वेरिएबल होगा प्लांट टू प्लांट, और हैबिटेट टू हैबिटेट जो होगा वो डिफ़र कर जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहला जो होने जा रहा है वो आप ये देखिएगा कि जो हाइड्रोफाइट्स जो होगा उसमें सबसे कम होने जा रहा है, नहीं इस तरह का ऑर्डर होगा। सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो हाइड्रोफाइट में होने जा रहा है, उससे कम जो होगा वो मेजोफाइट में होगा, और उससे कम जो होगा वो ज़ीरोफाइट में, और सबसे कम हाइड्रोलिक प्रेशर जो होगा वो हेलोफाइट्स में होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखेंगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो रिपोर्टेड किया जाता है हेलोफाइटिक प्लांट में, इतना है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर्स प्योर वाटर्स जो है वो ज़ीरो माना जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर्स जो है मेजर किया जाता है किसके थ्रू, तो ऑस्मोमीटर के थ्रू ये मेजर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स जो है उस सेल का वो मेजर किया जाता है किसके थ्रू, तो ये मेजर किया जाता है प्लाज्मोलाइटिक मेथड के थ्रू, ये चीज़ें मेजर किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लें कि जो आंसर द फॉलोइंग, अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ जो है वो एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इसके आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। यदि आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ के साथ, नई चीज़ सीखेंगे। थैंक यू।